हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, वस्त्रों के तंतु एवं उनकी विशेषताओं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वस्त्रों के तंतु जो हैं इनका निर्माण कैसे होता है, फिलामेंट किसे कहते हैं, स्टेपल किसे कहते हैं। फिलामेंट में लंबे सूत होते हैं, स्टेपल में छोटे होते हैं। स्टेपल में कितने तंतु की लंबाई होती है? 1 से 40 सेंटीमीटर होती है। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे और प्लस कॉटन को देखे थे। क्या था? तंतुओं का वर्गीकरण क्या था? प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक में क्या था? वनस्पत जांतव खनिज। क्या था प्राकृतिक में? क्या था? वनस्पत जांतव खनिज। वनस्पत में भी कितने थे? वनस्पत में कितने थे? 2 थे। कौन कौन? एक बीज वाले और एक तने वाले। बीज और तने वाले। तो बीज में क्या था? कपास था, कॉटन। सिर्फ कॉटन ही था किसमें? बीज में। और तने में क्या है? तने में 3 है। कौन कौन? लीलेन, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। और आज क्या हम लोग देखेंगे? जूट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हेम्प। तो ये लीलेन, हेम्प, जूट किस प्रकार के तंतु हैं? ये प्राकृतिक तंतु हैं। प्राकृतिक तंतु में भी वनस्पत जगत के हैं। वनस्पत जगत मतलब जो हमें खेतों से मिले, जो हमें प्रकृति दे रही है, वनस्पत जगत से। और वनस्पत जगत में भी बीज वाले, तने वाले तंतु के ये प्रकार हैं। और उनमें से ये क्या है? लीलेन, जूट, हेम्प। लीलेन, जूट, हेम्प किससे मिलते हैं? तने वाले तंतु हैं। कपास कौन सा है? बीज वाला है। तो हम लोग इसको देखेंगे। अब क्या है? जूट। जूट यह तंतु जूट के पौधे से प्राप्त होता है। यह एक सस्ता तंतु है। इसका पौधा 5 से 12 फीट लंबा होता है। बीज के पक जाने पर तने को काट लिया जाता है। तने को पानी में गलाते हैं। यही हम पिछले वीडियो में बता रहे थे। इसको क्या करते हैं? तने को पानी में भिगा कर रख देते हैं। तोड़कर पीट कर तंतु को अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसे इसके छिलके अलग हो जाते हैं और लकड़ी अलग हो जाती है। रेशे चिकने, पीले तथा कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? ये कलर पूछता है। पीला किसका कलर होता है? जूट का। कैसा होता है? चिकना होता है। और कैसा होता है? कोमल होता है। कोमल होता है। ये लीलन के कपड़े हैं। ये जूट की विशेषता थी। अब क्या है? हेम्प है। अच्छा, जूट और हेम्प हम लोग एक ही में देख लेते हैं। जूट और हेम्प। हेम्प क्या है? यह भी पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके तंतु सीधे, ठोस तथा पारदर्शी होते हैं। इसमें ऐंठन व लचीलेपन का अभाव रहता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं होता है। किसका? हेम्प का। हेम्प का वस्त्र बनाने में नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कागज़ उद्योग में होता है। आप देखिए, हेम्प का प्रयोग पूछ ले सबसे ज़्यादा किस में होता है? कागज़ बनाने में। जूट का किस में होता है? मोटे वस्त्र बनाने में, जैसे कालीन, दरी, गलीचा, बोरे, जो प्याज वाले बोरे सब होते हैं, ये सब चीज़। कोई कोई कपड़े भी बनते हैं, ऐसा नहीं कपड़े नहीं बनते, अच्छे क्वालिटी के कपड़े भी बनते हैं। इसके तंतु सीधे, ठोस तथा पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब जो आर पार दिखाई दे, इधर भी उधर भी, जैसे कांच होता है। इसमें ऐंठन व लचीलापन का अभाव होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कागज़ उद्योग में होता है। क्षार इसे नष्ट कर देते हैं। हेम्प तंतु पर फफूंदी लग जाती है। इसका उपयोग गलीचा, रस्सी तथा जूते का वनवर बनाने में भी किया जाता है। अब जूते का वनवर क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम है। अब आ गए हम लोग वर्गीकरण के जांतव तंतु में। किस में आ गए? जांतव तंतु में। अब इसको भी इसी में देख ही लेते हैं। जांतव तंतु। ये तंतु जानवरों की खाल, बाल या कीड़ों के रस द्वारा प्राप्त होते हैं। इस समूह में मुख्य रूप से ऊन तथा रेशम आते हैं। ऊन क्या है? पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर लंबे बाल होते हैं। उन बालों को मशीन या हाथ द्वारा उतार लिया जाता है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊन का रेशा तैयार किया जाता है। ऊन निम्न पशुओं से प्राप्त होता है। ऊन किससे किससे प्राप्त होता है? ये देखिए, कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी, लामा और अल्पाका। अब इनकी विशेषता देखिए। कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी, लामा, अल्पाका, अंगोरा खरगोश, ऊँट, इतनों के बालों से कपड़े बनते हैं। ऊन के निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। भेड़ों या पशु के शरीर से ऊन को काट दिया जाता है। धोना व अशुद्धियां साफ करना,
चिकना करना, धुनाई करना। धुनाई मतलब जैसे रजाई भरवाने जाते हैं आप लोग तो देखते हैं रुई को सब खूब पीटते हैं, पीट उसको क्या करते हैं, धुनाई करना। फिर खींचना, कताई व बुनाई करना, ब्लीचिंग करना, छटाई करना, सुखाना, रंगना, कंघी करना, कॉम्बिंग करना, मड़ाई करना, परिष्कृत व परिसज्जा करना। इतने प्रक्रिया से ये देखिए ऊन का ये क्या है, अनुदैर्ध्य काट है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है। अब ऊन की विशेषताएं देखिए। ऊन इसका संगठन क्या है, इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ क्या, केरोटीन पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है, केरोटीन पाया जाता है। अतः इसे प्रोटीन प्रधान तंतु भी कहा जाता है। किसको, ऊन को। इसमें सल्फर भी पाया जाता है, क्या क्या, प्रोटीन और सल्फर, प्रोटीन और सल्फर पाया जाता है ऊन में। और विक्षणीय रचना, ऊन के तंतु के दोनों सिरे नुकीले व बीच भाग गोल दिखाई देता है। बीच भाग गोल दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, ये ऊन की रचना है। ऐसे ऊन दिखाई देता है, कैसे, टेलीस्कोप में। और विक्षणीय रचना क्या है, जो हम दूरबीन से देखते हैं। इस बीच गोल दिखाई देता है। इसका निर्माण कई कोशिकाओं से होता है। अनुदैर्ध्य रूप पर आड़ेपन में कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं। अनुप्रस्थ काट का आकार गोल व अंडाकार होता है, गोल व अंडाकार होता है। लंबाई क्या होती है, 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। अगर 1 से 3 इंच लंबा है तो इसको किस में मापेंगे, स्टेपल में या फिलामेंट में। तो किस में मापेंगे, स्टेपल में। क्यों, क्योंकि छोटे रेशे हैं। 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। मजबूती क्या है, यह सबसे कमज़ोर तंतु है। गीली अवस्था में इसकी शक्ति कम हो जाती है, किसकी, ऊन की। और कॉटन की गीली अवस्था में मजबूत होती है। ताप संचालक, ये ताप का कुचालक है क्योंकि इसमें प्रोटीन उपस्थित होती है, अतः यह हमारे शरीर को गर्म रखता है। हम स्वेटर को प्रेस नहीं कर सकते हैं ना, वही कह रहा है, ये ताप को नहीं सह सकता है। प्रतिस्कंदता क्या है, यह तंतुओं पर कितना ही दबाव दिया जाए, इन तंतुओं पर कितना ही दबाव दिया जाए या कुचला जाए, उसके बाद छोड़ने में ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। अभी मान लीजिए एक स्वेटर है, इसको क्या करें, मुट्ठी में से, टोपी मान लीजिए, टोपी या मुट्ठी में से बांध ले, फिर छोड़ो, जितना था उतने बराबर हो जाएगा। लचीलापन क्या है, ऊन के रेशे खींचने पर लंबे हो जाते हैं तथा छोड़ने पर अपनी पहले की स्थिति में आ जाती है। इसमें लचीला भी है, प्रतिस्कंदता भी है। ताप संचालक नहीं है, मजबूती नहीं है, गीली अवस्था में कमज़ोर हो जाती है। अवशोषकता, ऊन के तंतु पानी जल्दी सोख लेते हैं और धीरे धीरे सूखते हैं। अवशोषकता, जाहिर सी बात है, स्वेटर धो लो तो कपड़े खूब ज़्यादा एकदम वजन हो जाते हैं। रगड़ का प्रभाव, ऊनी वस्त्रों को धोते समय उनको रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा वे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ईजी सर्फ में धो लो। सिकुड़न, गीली अवस्था में ऊन के तंतु सिकुड़ जाते हैं। सूखे, ताप का प्रभाव, ऊनी वस्त्रों पर अधिक गर्म आयरन करने से उनकी बाहरी परत नष्ट हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, ऊनी कपड़े को प्रेस करते हैं तो ऊपर से एक हल्का सा चद्दर डाल लेते हैं कपड़े के ऊपर से, कि डायरेक्ट उस पर प्रेस ना पड़े। अब क्या है, परत नष्ट हो जाती है। धूप का प्रभाव, धूप में डालने पर इनका रंग नष्ट हो जाता है। कीड़े तथा फफूंदी का प्रभाव, ऊनी वस्त्रों के लिए कीड़े बहुत ही हानिकारक हैं, ये वस्त्रों को काट कर बेकार कर देते हैं। अतः गर्मी में ऊनी वस्त्रों के संग्रह करने से पहले उन्हें धूप दिखाकर तथा नेफ्थोक्विलिन की गोलियां, नेफ्थोक्विलिन मतलब कुनैन जो होती है, की गोलियां या नीम की सूखी पत्ती में दबा देना चाहिए। अम्ल का प्रभाव क्या है, ऊन के तंतुओं पर केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव पड़ता है, अन्य अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार का प्रभाव, क्षार ऊनी वस्त्रों को पीला कर देता है तथा रंग नष्ट कर देता है। रंगों का प्रभाव, इन पर रंग अच्छी तरह चढ़ता है। ये देखिए ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़ों में मिलावट की जांच कैसे करते हैं। ऊनी कपड़ों में से एक धागा खींचकर बाहर निकालने पर यदि उसका टूटा सिरा नुकीला है तो ऊन शुद्ध है, परंतु यदि सिरा कुछ फूला हुआ है तो उसमें मिलावट का लक्षण है। ऊन जलने पर बाल जैसे गंध आती, हाँ ये पूछता है किसको जलने से बाल जैसी गंध आती, किसकी सड़ी मछली जैसे आती, किसकी सड़े अंडे जैसे आती है, ये क्वेश्चन बनते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर ऊन कैसा दिखाई देता है, ऊन के 3 स्तर होते हैं तथा रेशा गोलाई लिए हुए दिखाई देता है। यदि ऊनी कतरन को सज्जी के घोल में 5 से 10 मिनट उबालें
तो यदि वह घुल जाए तो वह शुद्ध ऊन है, यदि कुछ भाग बचा रहे तो मिलावटी है। ये क्या सब हम लोग पढ़ रहे थे? ऊन के परीक्षण। अब क्या रह गया? रेशम। रेशम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो